नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। पिछले दिनों महाकुंभ को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हुई। कई तरीके के दावे किए गए, इनकम बढ़ाने को लेकर भी कई तरीके के दावे किए गए। लेकिन अब इस महाकुंभ को लेकर कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसको सुनने के बाद शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर महाकुंभ को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे। सीएम योगी ने यह भी कहा था कि इस धार्मिक आयोजन से राज्य में 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी बढ़ावा मिला। लेकिन अब जब जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े सामने आए हैं तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बड़ा व्यापारिक उछाल वास्तव में हुआ था या फिर ये एक महज दावा अतिशयोक्ति है। फरवरी और मार्च 2025 के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े इस दावे से मेल ही नहीं खाते हैं, जिसके चलते विशेषज्ञ और विपक्ष दोनों इसकी सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के समापन के बाद दावा किया था कि 45 दिनों के इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए का योगदान हुआ। उनके मुताबिक परिवहन, आवास, भोजन और अन्य सेवाओं पर श्रद्धालुओं के खर्च ने स्थानीय व्यापार को बढ़ावा दिया। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि महाकुंभ के लिए सरकार ने करीब 7500 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें से 1500 करोड़ रुपए सीधे आयोजन पर लगाए गए और इसके बदले में राज्य को कई गुना लाभ भी हुआ। हालांकि मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों से ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन मार्च महीने में करीब 10,000 करोड़ रुपए ही रहा। ये पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 10% ज्यादा है। फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन मात्र 9,155 करोड़ रुपए रहा, जिसमें पिछले साल की तुलना में सिर्फ 14% की वृद्धि हुई। इससे पहले जनवरी महीने में भी ये कलेक्शन 10,000 करोड़ रुपए से कुछ कम रहा था और ये पिछले साल से करीब 11% ज्यादा था। नांगिया एंडरसन एलएलपी के कार्यकारी निदेशक अप्रत्यक्ष कर शिव कुमार रामजी ने बिजनेस लाइन से ये बताया कि 10% की वृद्धि के साथ 9,956 करोड़ रुपए का संग्रह ठोस है। उन्होंने ये भी कहा कि ये महाकुंभ के कारण होने वाली वृद्धि की तुलना में सामान्य जीएसटी रुझानों के अनुरूप है। उन्होंने जीएसटी में वृद्धि को नाटकीय नहीं माना। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक महाकुंभ की वजह से कुल जीएसटी कलेक्शन 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। लेकिन अगर 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ होता तो क्या जीएसटी कलेक्शन इतना ही होना चाहिए था? सिर्फ 3 लाख करोड़ के व्यापार पर ही औसतन 18% जीएसटी दर से हिसाब लगाया जाए तो करीब 54,000 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह होना चाहिए था। अगर 5% या 12% के सबसे कम दरों को भी मान लिया जाए तो भी सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपए पर ही जीएसटी कलेक्शन 15,000 से 36,000 करोड़ रुपए के बीच होना चाहिए था। लेकिन वास्तविक आंकड़े इससे कहीं कम हैं, जो इस दावे पर सवाल भी खड़े करते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि महाकुंभ में ज्यादातर व्यापार असंगठित क्षेत्र में हुआ होगा, जैसे छोटे दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर और स्थानीय सेवा प्रदाता। इनमें से कई जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं या फिर टैक्स चोरी करते हैं। ऐसे में यह भी हो सकता है कि वास्तविक व्यापार का बड़ा हिस्सा आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज ही नहीं हुआ। अगर बड़ा हिस्सा नकद में हुआ तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर रहा है। ये भी संभव है कि व्यापार हुआ लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया। विपक्ष ने इस मुद्दे को अब जोरों शोरों के साथ उठाया है। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर 3 लाख करोड़ का व्यापार हुआ तो 54,000 करोड़ का जीएसटी कहां गया? ये दावा झूठा है। वहीं सपा और अन्य दलों ने भी इसे हवा हवाई करार दिया। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जीएसटी कलेक्शन पूरे व्यापार को नहीं दिखाता, क्योंकि इसमें असंगठित क्षेत्र और अप्रत्यक्ष लाभ शामिल नहीं होते। सरकार ने यह भी दावा किया कि महाकुंभ का असर लंबे समय तक दिखेगा, न कि सिर्फ 1 महीने के जीएसटी में। महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ।
इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 3 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का दावा और जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। जानकारों का इस पूरे मामले पर मानना है कि 3 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा एक अनुमान पर आधारित हो सकता है, जिसे जमीनी डेटा से सत्यापित नहीं किया गया। अगर ये व्यापार वास्तविक था तो या तो ये असंगठित क्षेत्र और नगद लेन देन में सिमट गया या फिर दावा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। अब जब इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं तो सच्चाई जानने के लिए सरकार को ठोस डेटा पेश करना होगा, वरना ये सवाल बना रहेगा कि आखिर आंकड़ों में गड़बड़ी कहाँ है, दावे में, जीएसटी में या फिर दोनों में। वहीं आपको याद होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक व्यापारी की तारीफ भी की थी, जिस पर बाद में खुलासा हुआ कि वो तो गैंगस्टर है। उस पर कई तरीके के मुकदमों के भी आरोप लगे और 30 करोड़ रुपए कमाने का दावा किया गया था उसके परिवार की तरफ से। इसी का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने संसद के अंदर किया था। लेकिन जब इस पूरे मामले पे मीडिया ने पूरी तरीके से छानबीन शुरू की, लोगों से जानना चाहा, तो इस पूरे परिवार की जो कुंडली है वो निकल कर सामने आ गई और उसमें बताया गया कि 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें 2 बार गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी थी। महाकुंभ के दौरान भी उसके खिलाफ रंगदारी मांगने और उनके साथ मारपीट करने की एफआईआर दर्ज हुई। दबंगई और वर्चस्व की लड़ाई में परिवार के 5 सदस्यों की हत्या भी हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बिना ही जिस परिवार का जिक्र किया था, उसकी छवि दबंगों और माफियाओं की नजर आती है। ये परिवार सिर्फ दिखाने के लिए नावों का संचालन करता है, जबकि इसका असली काम नाविकों से रंगदारी वसूलने का है। संगम और आसपास की घाटों पर मेहरा परिवार का जबरदस्त तरीके का आतंक है। कोई भी नाविक इस परिवार के सामने घुटने टेके बिना नाव नहीं चला सकता। दावा किया जाता है कि मेहरा परिवार की दबंगई और रसूख के आगे पुलिस और प्रशासन भी ज्यादातर समय बैकफुट पर रहता है। यही वजह है कि महाकुंभ के दौरान भी देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं से नाव से यात्रा कराने के नाम पर मनमानी वसूली की गई। नावों का सरकारी किराया 75 रुपए से 160 रुपए तक था, लेकिन तमाम श्रद्धालुओं से 2000 से 5000 रुपए तक वसूले गए। इसको लेकर भी कई तरीके के सवालिया निशान प्रशासन पर भी लगे थे। इस पूरी खबर में आज के लिए इतना ही। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।